हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं चैनल पर जो है डीएससी यानी ध्येय आईएएस के टेस्ट को कवर किया जा रहा है और टोटल जो टेस्ट हैं वो 7 टेस्ट हैं। अभी तक हम लोगों ने जीएस के जो है 4 टेस्ट कवर कर लिए हैं। अब 4 टेस्ट, आज ये 7वां टेस्ट है। जो 5 और 6 नंबर है वो जो है अभी इसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है। और टेस्ट जो टोटल मार्केट में अवेलेबल हैं वह टोटल जो है वो कितने हैं, 7 ही अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था डीएससी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज को करा देंगे, तो मात्र इसके जो है 2 टेस्ट और बचेंगे उसके बाद हिंदी के भी जो है 2 टेस्ट बचेंगे, उसको भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए आपका 20-22 तक कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट पूरा डीएससी वाला, ठीक है। तो आइए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कभी कभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाती यूट्यूब के द्वारा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। ग्रामीण क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर पूछा जाता आपका लिटरेसी रेट के हिसाब से पहला राज्य कौन सा है, तो आप केरल लगा देते। बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी केरल जो है वो नंबर 1 है लिटरेसी रेट में। लेकिन अगर यहीं पर शहरी क्षेत्रों में पूछ लिया जाता तो शहरी क्षेत्रों के लिए आपका आंसर जो है चेंज हो जाता और मिजोरम हो जाता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या दे रखा है, आंसर इसका जो ग्रामीण क्षेत्र वाला होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पर आपको विचार करना है। उपरोक्त राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इन 4 विकल्पों में आप देखेंगे सबसे पहले जो नंबर 1 पर है शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र नंबर 1 है, ठीक है। कितना है वो पॉपुलेशन, 13.47 मिलियन है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो है क्रोनोलॉजी याद रखना है कि महाराष्ट्र शहरी पॉपुलेशन में नंबर 1 है। दूसरे पर अपना उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो वह तमिलनाडु है तीसरे नंबर पर, ठीक है, जबकि चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब दिख रहा है वह ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित आपको बताना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश और जनगणना से रिलेटेड तथ्य पूछे जा रहे हैं। जो यूपी स्पेशल को अगर आप बहुत जल्दी कवर करना चाह रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर को केवल, ठीक है, तो 635 एमसीक्यू को जो कंप्लीट सीरीज करवाया गया है मास्टर वीडियो, उसको अगर आप देख के जाएंगे तो लगभग आपके सारे प्रश्न जो है आरओ में सही होके आएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपको डिटेल में देखना है तो घटना चक्र वाली सीरीज को जरूर कवर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम आपके पास बहुत है यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए, ठीक है। साथ ही और पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि अगर यूपी स्पेशल अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपका काफ़ी नुकसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। और वहीं पर अगर आप हिस्ट्री पूरा मोटी बुक होगी हिस्ट्री की अगर पढ़ के जाएंगे तो वो भी आपको 18 से 20 प्रश्न, तो आप समझ सकते हैं गेनिंग रेशियो सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश का होगा। तो आइए, तो पहला दे रखा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जो ज़िला है वह कौन सा है, महोबा है। बात बिल्कुल सत्य है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला पूछा अगर जाता तो आप क्या लगाते, प्रयागराज, ठीक है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जो ज़िला है वह कौन सा है, तो कानपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो साउथ वाला, ठीक है। यूपी नक्शा आप देखेंगे तो नीचे वाला है सबसे ललितपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब देगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन चुनकर आंसर देना है। पहला दे रखा है कि वर्ष 2001 और 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा दिया है कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात जो है कितना है, 912 है। तो शिशु लिंगानुपात नहीं है, केवल और केवल लिंगानुपात है, यानी सेक्स रेशियो की अगर बात की जाती तो 912 होता, लेकिन शिशु लिंगानुपात जो होता है वह 902 है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, केवल और केवल जो है वो एक सत्य है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 5 नंबर की 16 महाजनपदों में केवल असमक ही दक्षिण भारत में स्थित था।
16 महाजनपदों में केवल जो है असमक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अगर यूपी स्पेशल अगर आपने पढ़ा होगा ऐतिहासिक परिदृश्य में, तो 16 महाजनपदों में कितने जो है महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो 8 हैं। ठीक है, स्पेशली जो है पढ़ाया गया है। ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे घटना चक्र सीरीज में तो आपको ही मिलेगी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है जो 16 महाजनपद थे, असमक जो डिस्ट्रिक्ट रहा है महाजनपद, ठीक है सॉरी, महाजनपद जो थे असमक, वह केवल जो है दक्षिण भारत में ही स्थित था। ठीक है, तो एक ही रहा असमक। अब असमक की आपको राजधानी बताना है, इन चारों में से कौन थी। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पोटली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन से संगम युगीन सामाजिक जीवन के संबंध में सत्य है। पहला दे रखा है कि संगम युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, बात बिल्कुल सही है। सती प्रथा का प्रचलन था, यह भी सत्य है। और वस्त्र उद्योग जो है वो सर्वाधिक प्रचलित था। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के सभी जो कथन दे रखे हैं वह सत्य हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर महादहा भी उत्तर प्रदेश में, सराय नाहर भी हो जाएगा, चौपानी मांडो भी, ये सभी की सभी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन जो बागौर है या राजस्थान की भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा जो है ये मध्य पाषाण कालीन जो है वो स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला दे रखा है कि रामायण का बांग्ला भाषा में जो अनुवाद है वह सर्वप्रथम कृतिवास ने किया था। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। रामायण का तमिल भाषा में जो अनुवाद है सर्वप्रथम किसने किया था, कंबन ने। तो दोनों के दोनों जो कथन दे रखे हैं वह सत्य हैं, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दे रखा है कि पुस्तक मज्ज उल बहरीन, ठीक है, क्या है, मज्म उल बहरीन की रचना रोशन आरा ने की थी, बिल्कुल सही है। इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो कथन हैं वह सत्य हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा के संबंध में आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो मनसबदारी जो प्रथा रही यह मुगल सैनिक व्यवस्था का मूल आधार थी, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अकबर ने जात व सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा को आरंभ किया था, तो यह भी सही है। दूसरा है कि ऑप्शन सी दे रखा है कि मनसबदारों को केवल जागीर के रूप में वेतन मिलता था। तो यहाँ पर यह बात जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि मनसबदारों को जो वेतन मिलता था वह जो है नगद व जागीर, ठीक है, नकद व जागीर, नगद व जागीर, ठीक है, के रूप में वेतन मिलता था। किंतु जो जागीर था, जागीर से उन्हें केवल और केवल जो है राजस्व की प्राप्ति ही का ही अधिकार होता था। ठीक है, अब भूमि पर प्रशासनिक जो अधिकार है वह नहीं होता था। चौथा दे रखा है कि मनसबदारों को जागीर से केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, न कि प्रशासनिक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, केवल जो है सी असत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को बताना है। कथन दे रखा है कि गुप्त काल में भारत तथा पाश्चात्य विश्व के बीच व्यापारिक संबंधों में गिरावट आ गई। कारण बताया जा रहा है कि फारस वासियों ने रोमन व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। इस कारण जो है वो मुगल काल में भारत तथा पाश्चात्य विश्व की व्यापारिक संबंधों में गिरावट आ गई थी। तो यहाँ पर जो है दोनों के दोनों जो कथन और कारण दे रखे हैं वह सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन लाइनर फैक्ट है कि विदेह माधव का जो वर्णन है किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। विदेह माधव, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के पूर्वी प्रदेशों के भौगोलिक विस्तार को बताने के लिए शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की अग्नि धारण किए जाने का वर्णन है। अगला प्रश्न नंबर 13 है। यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी काल अनुक्रम है, यहाँ पर संयोजन करना है। नेहरू रिपोर्ट है, 14 सूत्री मांगे हैं, लखनऊ समझौता है और दिल्ली चलो है। तो देखिए जो आपका नेहरू रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब रही है, तो 1928 में। ठीक है, 1928 ईयर। ठीक है,
14 सूत्री जो मांगे हैं, ठीक है, ये जो है 14 सूत्री मांगे जब नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी, तो जिन्ना थे, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी इसी के विरोध में जिन्ना ने जो है वो 14 सूत्री मांगों की जो है रखी थी अपनी, ठीक है। तो ये भी वर्ष 1928। तो इसका मतलब पहले नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसके बाद इस रिपोर्ट के जो है विरोध में जिन्ना ने मांग की, तो यह बाद वाला हो जाएगा, पहले ये होगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पर इन दोनों में अगर देखेंगे लखनऊ पैक्ट की, तो लखनऊ जो पैक्ट रहा वह 1916, ठीक है। उसके बाद 1936 का भी रहा, लेकिन यहाँ पर 1900 आपको 16 लेना है, ठीक है। दिल्ली चलो की अगर बात की जाए तो दिल्ली चलो जो रहा ये कब की है, तो ये जो है आपका हो जाएगा 1940, ठीक है। तो ये 1940 हो गया दिल्ली चलो, और 1916 हो गया। अब आपको क्रोनोलॉजी मिला लेना है, ठीक है। तो 1916 पहले आ जाएगा, यानी कि तीसरा जो है वो पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 हो जाएगा 1928, फिर 14 सूत्री मांगे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, उसके बाद जो है आपका दिल्ली चलो 1940, ठीक है। तो यानी 4 नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, 3 1 2 4, ठीक है। 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 3 1 2 4। तो क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगी, ये पीसीएस में हर एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न आपका दे रखा है, पुस्तक पत्रिका दे रखी हैं और लेखक प्रकाशक दे रखे हैं, ठीक है, आपको मिलाना है। चलिए अब बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो कुछ ज़्यादा फेमस, जैसे कि इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। तो इंडियन स्ट्रगल काफ़ी जो है फेमस है, तो ये किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किसी की है, राजेंद्र प्रसाद की है। तो यहाँ पर सी और डी अगर आपने मिला लिया, आप देख रहे हैं आप, ठीक है, कोई आप एक पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 4 ही है, 1 2, ठीक है। तो सी और डी अगर आप मिला ले गए या ए को मिला ले गए, ठीक है, कोई एक मिला लेंगे तो आपका बन जाएगा काम, क्योंकि सभी में 1 2 3 4 दिख रहा है। तो मान लीजिए आप मिला लिए इंडियन स्ट्रगल को, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस सबको याद रहती होगी। तो यहाँ पर इंडियन स्ट्रगल क्या है, डी का 4 है, तो डी का 4 अगर आप ए पकड़ लेंगे ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। बाकी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है श्याम कृष्ण वर्मा की रही है, ठीक है, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, तो ये डॉक्टर अम्बेडकर। बाकी आप इसको मेमोरी में रख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चोल काल में कुर्रम, क्या है कुर्रम शब्द जो प्रयुक्त होता था वह किस लिए प्रयुक्त होता था। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ग्राम संघ के लिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चोल काल में ग्राम संघों को कुर्रम कहा जाता था और चोल साम्राज्य प्रांत में विभाजित था। चोल जो है वो साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जो चोल साम्राज्य रहा वो प्रांतों में विभाजित था, और जो प्रांतों में विभाजित थे उनको क्या कहा जाता था, मंडलम, ठीक है, क्या कहा जाता था, मंडलम, ठीक है। जबकि जो कुर्रम था उसको क्या कहा जाता था, ग्राम संघ के लिए शब्द यूज किया जाता था, ठीक है। चोल साम्राज्य में कितने मंडल थे, तो चोल साम्राज्य में 8 मंडल थे, कितने, 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए जाते हैं, कृष्ण के। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मुंडको उपनिषद में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यार इन्होंने गलत दिया ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसको आप क्लिक करिए, कृष्ण का जो प्राचीनतम संदर्भ पाया जाता है वो छांदोग्य उपनिषद में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में क्या था कि कृष्ण को देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का जो है शिष्य बताया गया, और कृष्ण जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक भी रहे हैं, ठीक है। और वासुदेव का पुत्र होने के कारण जो है इनको वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, तो ये कृष्ण के प्राचीनतम जो संदर्भ पाए जाते हैं कि इसमें छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई। निम्नलिखित में से किसने नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का विरोध किया था। ऑप्शन दे रखे हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू। अब अगर कॉमन सेंस लगाएंगे कि नेहरू के विरोध में क्या उनके लड़के भी रहे, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पर दोनों के दोनों जो है बिल्कुल सत्य कथन होंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
वर्ष 1928 ईस्वी में जो प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट रही, इसमें जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, परंतु सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विरोध का जो है इन्होंने विचार का विरोध किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 18 है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कथन दे रखे हैं, कारण दे रखे हैं और सही कोड का आपको आंसर देना है। कथन है कि लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का जो है विरोध किया था। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि तिलक का मानना था कि सरकार की बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों की उन्मूलन हेतु कदम उठाने चाहिए, इसलिए जो है लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। तो दोनों के दोनों जो कथन और कारण सत्य हैं और जो कारण है वह कथन की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की जो है सर्वप्रथम आप जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा किसने स्थापना की थी? तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है राजा राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब? 1817 ईस्वी में। ठीक है, किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति थी। कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की क्या नीति थी आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। लॉर्ड कर्जन का यह मानना था कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। लॉर्ड कर्जन ने यह भी कहा था कि मेरा यह बड़ा मकसद है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का जो है वो अंत हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 21वां नंबर है कि निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा गुलाम अहमद कादियानी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। ठीक है, अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने कब की थी? 1889 ईस्वी में। वह स्वयं को कृष्ण अवतार भी मानते थे और उन्होंने अपने आप को होने वाला मसीहा तथा पुनर्जागरण का ध्वजधारी भी कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। संप्रदाय दे रखे हैं प्रमुख और यहाँ पर संस्थापक आपको बताना है। तो यहाँ पर स्मृति संप्रदाय। ठीक है, आइए मिलाते हैं। स्मृति संप्रदाय के संस्थापक जो रहे हैं वह शंकराचार्य रहे हैं। कौन? शंकराचार्य। श्री संप्रदाय के जो संस्थापक रहे वह रामानुज रहे हैं। सनक संप्रदाय के संपादक कौन थे? निम्बार्क थे। और ब्रह्म संप्रदाय के संपादक जो थे संस्थापक वो कौन थे? ये जो है मध्वाचार्य। तो यहाँ पर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1 का 2। ठीक है, A का 2 होगा तो A का 2 है। तो आप अगर 100% है तो आप इसी को आंसर लगा देंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप मिला सकते हैं कि श्री संप्रदाय को जो रामानुज रहे हैं और सनक संप्रदाय के जो है वो निम्बार्क और ब्रह्म संप्रदाय के कौन रहे? मध्वाचार्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का संबंध जो है वो किससे है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आंग्ल अफगान संबंध से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति आंग्ल अफगान युद्ध के संबंध में प्रयुक्त होता है और यह लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल तक जो है चलती रही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सर्व और कृषि जोतकर से जो रिलेशन यहाँ पर बताया जा रहा है यह गलत है। ठीक है, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि जो सर्व है वह एक प्रकार का सिंचाई कर था। कृषि जोतकर नहीं था। कौन सा कर था? सिंचाई जोतकर था, जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो एक तरह का क्या रहा? सिंचाई कर रहा और किसने जो है इसको लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, जो कि उपज का कितना परसेंट? 10% जो है होता था टैक्स। ठीक है, उपज का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूफीवाद के
नक्शबंदी संप्रदाय के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है, इस संप्रदाय की, नक्शबंदी जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है कि यह संप्रदाय समादड़ी संगीत के विरुद्ध था। यह जो संप्रदाय था वह संगीत के विरुद्ध था। तो यहाँ पे यह भी सही है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन होगा, यह ऑप्शन जो है वो सी सही जवाब हो जाएगा। दोनों के दोनों जो है वो सत्य हैं। तो याद रखना है कि सूफियों में जो है सर्वाधिक जो है कट्टरवादी सिलसिला था और औरंगजेब इस सिलसिले का जो है वो अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित नगरों में से किसी एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को ज़रूर कवर कर लेना। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो घटना चक्र, अगर घटना चक्र आप लोगों के पास है तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के चैप्टर को जरूर कवर कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर को लगा लीजिए और जो बॉक्स में इनकी एक्सप्लेनेशन दी होती है उसको जरूर कवर कर लेना। यहीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसेगा नहीं, ठीक है। तो सारे कवर हो जाएंगे, आसानी से कर लेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर सिंपल से अगर आप बुद्धिज्म पढ़ें तो बुद्धिज्म से ही आप लगा देंगे, ठीक है, कि भगवान बुद्ध का जो है लुम्बिनी में जन्म रहा, तो महावीर से यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं रहा है, ठीक है। बाकी अगर वैशाली की बात की जाए तो यहाँ पर महावीर जो है स्वामी का जन्म हुआ रहा है, ठीक है, वैशाली में। चंपा की अगर आप बात करेंगे तो चंपा में महावीर के उपदेश के लिए जाना जाता है, ठीक है। पावापुरी की अगर बात करेंगे तो पावापुरी में महावीर का जो है वो निर्वाण स्थान रहा है, ठीक है, निर्वाण स्थान। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि यह गलत है। अगला प्रश्न 27 नंबर है और यहाँ पर जो है आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया है कि निम्नलिखित पहला कथन है कि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करती थी। तो बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, इनको आप बौद्ध धर्म, ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म को घटना चक्र से कवर कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो विनय पिटक क्या है, नैतिक आचार संहिता के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसमें जो है विनय पिटक में जो है जो संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो है नियम वगैरह बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना लाहौर में वर्ष 1920-21 में की गई थी। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। वर्ष 1920-21 में लाहौर में लाला लाजपत द्वारा जो है इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और ये जो संस्था है वह राष्ट्रवादी मिशनरियों को मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करती थी। कौन सी? सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है किसकी रिपोर्ट को जो है 1856 में अवध में जो है अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। तो 1856 की जो अवध का अधिग्रहण किया गया था, यह आधार जो बनाया गया था किस रिपोर्ट को, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स आउट्रम, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए जबकि वास्तविक नेता जो था वह पेशवा बन गया था। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा संगोला की संधि, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संगोला की संधि कब हुई थी? तो वर्ष 1750 ईस्वी में। कब? वर्ष 1750 ईस्वी में रघुजी भोंसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम तथा पेशवा के बीच संगोला संधि हुई थी। और इसी संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे जबकि जो वास्तविक नेता बन गए थे वो पेशवा बन गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्रों में निवास करती है? यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्रों में, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा लैप्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित क्या है? लेसोथो देश के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है?
तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो है यहाँ गलत कथन है। ठीक है, किसके बारे में? लेसोथो। तो लेसोथो जो देश है ये जो पूर्णतः जो है वो स्थल, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं स्थल रुद्ध देश या भू आबद्ध देश। ठीक है, तो बिल्कुल चारों तरफ यहाँ पर जो है बिल्कुल भू आबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने लंबाई तटरेखा सबसे छोटा, ये सब कहानियाँ नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि भू आबद्ध स्थल और रुद्ध देश है, तो यहाँ पर ये सब बातें नहीं होंगी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल नीनो, क्या है? अल नीनो। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना अल नीनो, इसको याद रखना है। अल नीनो के जो है वो संभावित परिणाम क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त जो सभी दे रखे हैं सभी की सभी जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो अल नीनो जो है वह भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री जो है वो धारा का विस्तार है। अल नीनो क्या है? भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है? ताप उत्पादन की प्रक्रिया में, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी की सभी जो है ताप उत्पादन प्रक्रिया में जो है उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। 35 नंबर है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, पहला दिया है कि टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है, बिल्कुल सही है। पारा सबसे निम्न गलनांक वाली जो है वो धातु होती है, यह भी सही है। निष्क्रिय गैसों का जो गलनांक होता है वह सबसे कम होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीनों के तीनों क्या है? सत्य है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों पर आपको विचार करना है और इन राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदावर्णी जो है वन होते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा, एक तो अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा जो है मिजोरम होगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आप 11th की फिजिकल जियोग्राफी भी पढ़े होंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 5 या 6 है जो प्राकृतिक वनस्पति का है, अगर आप उसको कवर कर लेंगे तो आपका जो ये चैप्टर है वनस्पति वो अच्छे से कवर हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर मैप में आपको बताया जाता है स्पेशली जो इस तरह के वन है वो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाते हैं, ऊपर ये असम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा एक्सेट्रा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। किसके? सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप के बारे में पहला कथन कहा जा रहा है कि यह लाल सागर तथा अदन की खाड़ी के मध्य स्थित है, जो कि गलत है। इसकी जो लोकेशन है दोस्तों वह भूमध्य सागर। ठीक है, किसके? भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर के जो है वो मध्य अवस्थित है सिनाई प्रायद्वीप, जो कि एक आकार जो है वो त्रिकोणीय है। ठीक है, त्रिकोणीय प्रायद्वीप का है। दूसरा जो कथन दे रखा है कि यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र जो है क्षेत्र है। तो यहाँ पर दूसरा जो कथन है वह बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो नेक्स्ट पेज पर कुछ इसके पॉइंट हैं ABCD। ठीक है, यहाँ पर पहले प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। कहा गया है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सही जो है जवाब देना है। कथन दे रखे, कारण दे रखे। कथन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तापमान संबंधी जो है भिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। इसका कारण यह है इनमें वाताग्र का अभाव होता है। तो कथन और कारण जो है दोनों के दोनों सही हैं और कथन की जो है वो व्याख्या भी जो है कर रहा है सही। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं। 39 नंबर है। 39 में क्या है? यहाँ खनिज क्षेत्र दे रखे हैं, आपको यहाँ पर मिलान करना है और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर दे रखा है जो बुरहान पहाड़ी। ठीक है, तो जो बुरहान पहाड़ी है यह जो है बेसिकली जो है एल्युमिनियम के लिए नहीं, यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है। किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादन हेतु जो है यह फेमस है, न कि एल्युमिनियम। बुरहान पहाड़ी, और यह है कहाँ पर दोस्तों? तो यह जो है कुवैत में है।
ठीक है। जब कुवैत आ गया तो आप समझ ही गए होंगे पेट्रोल की बात हो रही, ठीक है। वहाँ पर यही जो है इन्हीं वजह से ये लोग जो है क्या है, काफ़ी जो है अमीर है। तो ये हो गया कुवैत, बुरहान पहाड़ी। वहीं पर जो दे रखा है कायन्नी पठार, तो कायन्नी जो पठार है ये कहाँ पर है, म्यांमार में है। कहाँ है, म्यांमार, ठीक है। यह टिन के लिए प्रसिद्ध है। चिहुआ हुआ कहाँ पर है, यह मैक्सिको में। कहाँ, मैक्सिको, ठीक है। कहाँ पर, मैक्सिको में। और यह चांदी के लिए फेमस है। कटंगा जो रीजन है, ठीक है, तो ये कहाँ है, जायरे में। कहाँ, जायरे, ठीक है, जायरे। और यह तांबा के लिए। तो यहाँ पर जो सही जवाब क्या होगा कि सही मिलान जो नहीं रहा वो एल्युमिनियम यानी पेट्रोलियम होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है लोमबेक जो जलडमरू मध्य है वह जोड़ता है। तो लोमबेक जो स्ट्रेट है आपको बताना है कि किसको किसको जोड़ता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जावा सागर एवं हिंद महासागर को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करना है, यानी सत्य कथन का आपको जवाब देना है कौन सा सत्य है। पहला दे रखा है कि भारत में स्थित हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, जिसको आप कीटू के नाम से भी जानते हैं। तो बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। भारत में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी है हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा दिया हुआ है कि यह विश्व की तीसरे सबसे ऊंची चोटी है, तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चंदन के वनों के लिए। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु मेलागिरी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए, चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध रीजन है, ठीक है। पहाड़ी याद रखना है, कौन सी पहाड़ी है, तमिलनाडु में। नाम क्या है, मेलागिरी। प्रश्न संख्या नंबर 43 है और यहाँ पर जो है नदी दे रखे हैं और उनकी उद्गम स्थल यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, सही वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो देखिए जो झेलम नदी है इसका जो उद्गम स्थल है शेषनाग झील है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमानी से, यह भी सत्य है। तीसरा जो यमुनोत्री से आती है, ठीक है। यहाँ पर दिया रखा है जयालक्ष्मी पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो यमुनोत्रा जो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से है, ठीक है, यानी कि हिमनद से, यमुनोत्री से। और ये क्या नाम है, बंदरपूछ। क्या है, बंदरपूछ। ये बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित होती है। तो इसलिए तीसरा जो दे रखा है सी ना, यह गलत है। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बाकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, सत्य है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सही सुमेलित नहीं है। क्या होना चाहिए था, बंदरपूछ। अगला प्रश्न है आपको कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका चयन करना है। द्वीप समूह दे रखे हैं, उनकी लोकेशन दे रखी है। तो यहाँ पर जो दे रखा है फॉकलैंड, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। फॉकलैंड का जो अवस्थिति दे रखा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जो कि यह गलत है। उत्तरी नहीं है, क्या होता है यहाँ पर, अगर दक्षिणी हो जाता तो यह सत्य हो जाता है यहाँ भी। तो यहाँ पर इसलिए गलत है, ठीक है। तो फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बाकी जो स्प्राटली है दक्षिणी चीन सागर में, न्यूमूर बंगाल की खाड़ी में, लुजोन जो है पश्चिमी प्रशांत में। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा, सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पी तरंगे। जो पी तरंगे होती हैं, पी तरंगों में जो कंपन की दिशा है वह तरंगों के समांतर होती है और ये तरंगे संचरण गति की दिशा के समांतर होती हैं और शैलों में संकुचन और फैलाव हेतु उत्तरदायी होती हैं। प्रश्न संख्या नंबर 46 पोलर फ्लाइंग क्या है, पोलर फ्लीइंग, ठीक है। तो पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन दो बलों के कारण बताया। पहला तो पोलर, ठीक है, पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल जिसे कहते हैं, ठीक है।
और दूसरा जो है वो ज्वारीय बल, ठीक है। तो पहले बल में क्या है, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। तो याद रखना फ्लिंग जो बल है पृथ्वी के घूर्णन से रिलेटेड होता है, साथ ही साथ जो ज्वारीय बल है वह भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से आपको कौन एक स्वअस्थानीय प्रक्रिया है, ठीक है। यानी यह जो है आपका स्वअस्थानीय प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपक्षय, ठीक है। अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की स्वअस्थानीय प्रक्रिया होती है और इसमें चट्टान का चूर्ण का परिवहन सम्मिलित नहीं होता, जबकि जो अपर्दन में चट्टानों की टूट फूट तथा उनके परिवहन को भी शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 48 है कि कौन सा मूंगा चट्टान क्षेत्र नहीं है। मूंगा चट्टान क्षेत्र, ये क्षेत्र दे रखे हैं 4, ऑप्शन है आपके पास, बताना है, ठीक है। मूंगा क्षेत्र समझ रहे हैं, कोरल जो रीफ रीजन है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए जो भारत में जो कोरल रीफ रीजन है यानी मूंगा चट्टान जो क्षेत्र है बेसिकली क्या है, एक तो है आपका मन्नार की खाड़ी, क्या है, मन्नार की खाड़ी हो जाती है, ठीक है। और दूसरा जो रीजन है आपका वो लक्षद्वीप है, कौन सा, लक्षद्वीप है। तीसरा जो रीजन है आपका वो अंडमान और निकोबार है, ठीक है। और चौथा जो रीजन बनेगा आपका, 4 रीजन है बेसिकली, ठीक है। तो एक चौथा जो आएगा कहाँ पर, समुद्र किनारे लाइन, कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, क्या, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो ये 4 रीजन है। अब इसमें जो दे रखा है खंभात की खाड़ी, यह गलत है, ठीक है। क्या होना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए था कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सुमेलित नहीं यानी क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, देखिए जो मुख्य नदियां हैं वो रॉकी पर्वत श्रेणी से जो निकलने वाली हैं वो कौन सी हैं। एक तो जो है वो मिसिसिपी तो नहीं है, मिसौरी है, कोलोराडो है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो है कौन सी, कोलंबिया। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा 2, 3 एंड 5 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं। कौन सी काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा म्यांमार, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व राज्य में स्थित हैं और यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका दर्रा से संबंधित। तो भारत के जो मुख्य दर्रे हैं इनसे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो खारदुंगला पर्वतीय जो दर्रा है, खारदुंगला पर्वतीय, ठीक है। अब ला से ये मत समझ लेना कि जलेपला हो गया नाथुला, सिक्के मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, खारदुंगला जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में यानी केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी दे रखी हैं और देश दे रखे, कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। यह जो है सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो पोपो कैपिटल नामक जो ज्वालामुखी है यह जो है इक्वाडोर में नहीं है, कहाँ है, मैक्सिको में है, ठीक है। कोलिमा भी मैक्सिको में है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। माउंट सस्ता यूएसए में है, अल्बुर्ज जो है ईरान में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अधिक वर्षा का जो कारण है वह क्या होता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब भारत की पूरी तरह से उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वह क्या है, व्यापारिक जो पूर्वी पवनों के अधीन आ जाती हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून से जो है शीत ऋतु में भारत के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, किस तट पर, कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु की, वहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। अगर आपने फिजिकल जियोग्राफी जो 11th की है, ठीक है, उसमें जो चैप्टर नंबर आपका जलवायु का है, ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे से कवर कर लिया तो आपके लिए जलवायु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बताना है नींबू परिवार के फलों का एक महत्वपूर्ण जो प्रदायक निम्न में से कौन सा है। नींबू परिवार को फलों का
यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, कारण क्या है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं पड़ती है या ओस नहीं बनती, आपको बताना है कारण क्या है इसका। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण की जो दर है वह उच्च होती है, ठीक है, तेज हवा में। अगला प्रश्न है बाटुलिज्म जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जीवाणुओं से। बाटुलिज्म रोग जो है वह कौन से नामक पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा होता है? तो याद रखना है इसका जो नाम है ना दोस्तों वो है क्लास्ट्रीडियम, ठीक है, क्या है? क्लास्ट्रीडियम, ठीक है, माँ है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, एक बाटुलिज्म जो है रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो नामक जो है ग्राम यानी कि जो पॉजिटिव है, ठीक है, इसका पूरा जो नाम है वो क्या है? क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। तो याद रखना अगर ऑप्शन में मिले कि बाटुलिज्म जो रोग होता है किसके कारण, तो ये है, ठीक है, ये नामक जीवाणु है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे बैक्टीरिया से पूछा जाएगा, बैक्टीरिया है कि वायरस है, इस तरह, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और ये पूछा जा रहा है कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड के संबंध में सत्य है। तो नाइट्रस ऑक्साइड आ गई, आप हंसी रहे होंगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा दिया है कि एक निश्चेतक भी है, तो दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर है कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वह कौन सा है? क्षारीय भूमि सुधारक, जो क्षारीय भूमि है उनकी सुधारक के रूप में, ठीक है। तो क्या मिलाने के बाद ये सुधार होता है भूमियों में? तो क्षारीय मृदाओं में जो है सोडियम की मात्रा जो है वो बात की जाती है, यानी सोडियम यहाँ पर ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट भी है। देखिए जो क्षारीय मृदा होती है उसमें क्या अधिकता होती है, जो ना वो सोडियम ऑक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है। तो जब सोडियम ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है कि पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें क्या है, रुकावट आती है, ठीक है, बाधा आती है। तो इसलिए इसके लिए जो है वो सुधार के लिए जो उपयोग किया जाने वाला तत्व होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, जिसको कि आप जिप्सम के नाम से भी जानते हैं और रासायनिक सूत्र जो है होता है जिप्सम का CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 59 है खोज दे रखे हैं और खोजकर्ता से मिलान करना है और बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर की जो खोज यहाँ पर बात की जा रही है, खोज किसने की? वाटरमैन ने, जो कि गलत है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? फैराडे ने। किसने? फैराडे ने, ठीक है। तो इसलिए गलत है, ठीक है। तो याद रखना। बाकी ग्रामोफोन का जो खोज करता रहे एडिशन रहे, दाब का नियम पास्कल का रहा है और सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने। चलिए अगला प्रश्न है कथन दे रखे कारण दे रखे हैं, कथन पढ़ना है, उनका क्या कारण बताया जा रहा है, सही है, सारी चीजें आपको बताना है। कथन है कि पारे का जो है साधारणतः तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है पारे का, तो बात बिल्कुल सत्य है। कथन दे रखा है सत्य है, कारण इसका ये है कि इसकी ऊष्मीय जो चालकता है वो निम्नतर होती है, ठीक है, निम्नतर नहीं होती है, उच्चतर होती है, इसलिए जो है ये होता है, ठीक है। इसकी जो पारे की जो ऊष्मीय चालकता है क्या है, वो उच्चतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी केवल और केवल जो है वो ए सही होगा। तो ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर है विभिन्न जैव भू रासायनिक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है, किससे? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑटो एनालाइजर से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 62 निम्न में से किस एक का प्रयोग बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में होता है? तो जो लोग कभी खाद का उपयोग किए होंगे
गांव से अगर बिलोंग कर रहे होंगे तो मालूम होगा उर्वरक की जो है पोटेशियम की बात की जाती है, पोटास कहते हैं, पोटास डाल दो भाई। तो यहाँ पर इस तरह अगर आप गेस कर ले जाएंगे तो कॉमन सेंस भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में भी होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? वायुमंडल, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा संवहन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण द्वारा होता है। गैस एवं द्रवों में जो है ऊष्मा का जो संचरण है वह संवहन द्वारा ही होता है, तथा वायुमंडल भी संवहन द्वारा भी विधि द्वारा जो है क्या है, गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न होगा आपका वो पूछा जा रहा है सही सुमेलित, ठीक है, सही सुमेलित। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर रिएक्टर का ईंधन है यूरेनियम, यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में आपको बताना है। तो रिएक्टर का जो ईंधन है वह यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 है, और रिएक्टर में जो मंदक होता है वह भारी जल ग्रेफाइट का होता है। रिएक्टर में जो नियंत्रण है वह छड़ जो होती है वो कैडमियम या बोरान छड़। तो यहाँ पर सभी के सभी जो दे रखे हैं वह सत्य हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? प्रोटीन का कार्य नहीं है, कौन सा? तो विटामिन सी का यहाँ पर जो निर्माण करना लिखा हुआ है यह गलत है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन का काम होता है विटामिन सी का निर्माण करना नहीं, यह काम जो है प्रोटीन का ना होकर किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है, ठीक है। बाकी जो प्रोटीन के कार्य दे रखे हैं, शरीर की वृद्धि करना, बात बिल्कुल सही है। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण भी करना है, और जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है प्रोटीन। तो तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण जो है विटामिन सी का जो निर्माण करना है वो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट को आप जानते हैं बहुत जल्दी एनर्जी जो है वो देता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक्सक्यूज मी, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। कथन दे रखे, कारण दे रखे, कूट का मिलान बताना है क्या सही होगा। कथन दे रखा है कि लाइकेन वायु प्रदूषण की संकेतक होते हैं। लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण के क्या है? संकेतक होते हैं। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। इसका कारण ये है कि जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। तो बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, और जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 67 नंबर है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में ध्वनि की जो चाल होती है वह लगभग कितनी होती है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 150 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए। अब यहाँ से आपको ये फेवरेट क्वेश्चन होता है पीसीएस का, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर घटना चक्र का पहला चैप्टर ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, उसको आप पढ़ लीजिए, वहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर आप देखेंगे इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। तो घटना चक्र अगर जिसने कवर कर लिया, साथ ही लूसेंट के फैक्ट पढ़ लिए, जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, विज्ञान कोई भी हो, ठीक है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो एरिनियोलॉजी दे रखा है जिसमें कि मकड़ों का अध्ययन बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये सही है। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो यह भी सही है। पीडियाट्रिक्स जिसमें नेत्रों का अध्ययन बताया जा रहा है, तो पीडियाट्रिक्स में जो होता है वह शिशु रोग, ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? शिशु रोग का, ठीक है, शिशु रोग का होता है, तो इसलिए गलत है। यहाँ पर गलत ही बताना था कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बाकी जो एनाटॉमी दे रखा है इसमें मानव शरीर के संरचना विच्छेदन का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पानी के फर्न, अजोला और साइनोबैक्टीरिया अन्नाबेना के बीच जो संबंध है
वह कैसा संबंध है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सहजीवी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित हार्मोन्स में से किस एक का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने में किया जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जिबरेलिन्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिबरेलिन्स एक प्रमुख पादप हार्मोन्स है और इसका प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने में होता है। बीज रहित फल का निर्माण करने में भी प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न 71 नंबर है। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक संसद की अस्थायी समिति नहीं है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय की जो परामर्शदात्री समिति है वह जो है पार्लियामेंट की अस्थायी समिति नहीं है। बाकी लोक लेखा प्राक्कलन और सरकारी उपक्रम समिति ये सभी क्या हैं, अस्थायी समितियां हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति तथा उनकी संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अंतर्जातीय बल, ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित जो आयोग है काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा आयोग है याद रखना है, सरकारी आयोग, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सरकारी आयोग कब का रहा है, 1983 और 87, ठीक है। तो ये सरकारी जो आयोग रहा इसने संविधान के आर्टिकल नंबर 263 क्या है, आर्टिकल 263 के अंतर्गत नियमित इंटर स्टेट काउंसिल की जो है स्थापना का सुझाव दिया था, यानी अंतर्राज्यीय परिषद की। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति तथा उसकी संगठन और प्रक्रिया को क्या है, निर्धारित करता है। कौन, प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संसद में बजट पारित होने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जिनमें क्रमशः बजट की जो प्रस्तुति है वह आम चर्चा तथा विभागीय समितियों द्वारा जांच प्रथम 3 चरण हैं। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में अगले 3 जो क्रमशः चरणों की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं वित्त विधेयक पारित करना, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान, फिर विनियोग विधेयक पारित करना। यह ऑप्शन जो अगला बी दे रखा है विनियोग विधेयक पारित करना, उसके बाद फिर जो है वित्त विधेयक पारित करना, फिर अनुदान मांगों को मतदान करना। तो यहाँ पर कला अनुक्रम जो होगा आपको, यानी कि जो सबसे पहले होता है उसके बाद होता है उसकी तरह बताना है आपको। अनुदान की मांगों पर मतदान करना है, फिर विनियोग विधेयक पारित करना, उसके बाद वित्त विधेयक पारित करना। यह ऑप्शन डी दे रखा है वित्त विधेयक पारित करना पहले होगा, फिर विनियोग विधेयक पारित, फिर अनुदान की मांग होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों वह होता जो है यहाँ पर बनेगा ऑप्शन जो है वो सी सही जवाब होगा, ठीक है। संसद में जो बजट की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वो सबसे पहले जो है बजट की प्रस्तुति की जाती है, ठीक है, बजट की प्रस्तुति होती है, ठीक है। उसके बाद फिर उस पर चर्चा होगी, आम चर्चाएं होती हैं, फिर विभागीय समितियों द्वारा जो जांच होती है, उसके बाद अनुदान मांगों पर जो है वो मतदान होता है। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेप आता है वो विनियोग विधेयक पारित करना, फिर जो है वित्त विधेयक पारित करना होता है, ठीक है। तो 5 स्टेप है, इंपॉर्टेंट है बजट के विभिन्न अवस्थाओं में। आगे बढ़ते हैं, तो कौन कौन सी हैं। पहले पर बजट की प्रस्तुति, दूसरा आम चर्चा, तीसरा हो जाएगा विभागीय समितियों द्वारा जांच, चौथा है अनुदान की मांगों पर मतदान, और 5वां क्या है, विनियोग विधेयक पारित करना, ठीक है, और उसके बाद वित्त विधेयक पारित करना, ठीक है। तो 6 बातें इंपॉर्टेंट याद रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की परिणाम होते हैं। पहला दे रखा है कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को क्या है, भंग कर देता है राष्ट्रपति शासन जब अप्लाई होता है, तो बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा दिया जा रहा है कि जो संसद जो है वो राज्य की विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है, ठीक है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। तो क्या है कि जो मुख्यमंत्री की जो नेतृत्व वाली होती है मंत्रिपरिषदें, जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, क्या है भंग कर दिया जाता है काउंसिल को। उसके बाद राज्य जो संसद है वह राज्य की जो विधेयक और बजट हैं उनके प्रस्ताव को क्या है, पारित करती है संसद। तो राज्य के विधानमंडल वगैरह खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर बातें नहीं होती है। तीसरा कहा जा रहा है कि स्थानीय जो निकाय हैं जैसे कि ग्राम पंचायत हो गए, ये सब ठीक है, यहाँ के जो प्रधान वगैरह होते हैं, क्या 356 जब अप्लाई हो जाता है राष्ट्रपति शासन तो क्या प्रधान विधान उनकी चली जाती है, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन कहा जा रहा है यह गलत है, ठीक है, स्थानीय निकायों का विघटन
हो जाता है, नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए तीसरा जो है गलत, यानी एक और दो सही होगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन दे रखा है कि धन विधेयक है, ठीक है। तो धन विधेयक का जो प्रारंभ है केवल लोकसभा में किया जाता है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। जो मनी बिल है, मनी बिल को जो पेश किया जाता है सबसे पहले जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में। लोकसभा में पेश करने के बाद उसके बाद राज्यसभा को भेजा जाता है, और राज्यसभा जो है 14 दिन के अंदर अगर वो अपना स्वीकृति दे या ना दे कोई मतलब नहीं है। अगर भेज देती है, स्वीकृति दे देती है तो ठीक है, नहीं तो तब भी मान लिया जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा से भी पेश हो गया, ठीक है। कितने दिन के अंदर? 14 दिन का टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर पहला कथन सत्य है। कारण बताया जा रहा है कि लोकसभा जो है लोकप्रिय निर्वाचित, यानी जनता के द्वारा जो है वो निर्वाचित जो है सभा होती है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो दे रखे हैं सही हैं, ठीक है। इनका कारण भी सत्य है, तो ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 76 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट द्वारा जो जारी प्रतिषेध रिट है, इसके माध्यम से, ठीक है, प्रतिषेध रिट की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके माध्यम से न्यायालय जो है यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको चयन करना है। तो प्रतिषेध रिट की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए रिट के बारे में आप पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है फंडामेंटल राइट, जब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। वहीं पर हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 226 ही बात की जाती है। तो यहाँ पर जो रिट जारी की जा रही है प्रतिषेध, तो प्रतिषेध का मतलब क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंपली प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका वह होगा ऑप्शन बी, किसी अर्धन्यायिक या न्यायिक, किसी अर्धन्यायिक या न्यायिक अधिकरण को कार्रवाई करने से जो है वो रोकता है प्रतिषेध रिट, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनको या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों से रोकने के लिए जारी किया जाता है। 77 नंबर है कि प्रथम बार राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है ये पंचायती राज को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। पार्ट जब आप 9 पढ़ेंगे संविधान का, ठीक है, तो 73वें संविधान के तहत ही जो है पंचायती राज को जोड़ा गया है, और यहाँ पर तभी जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो है वो गठन किया गया। किस संशोधन के थे? 73वें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की आपको पहचान करना है। परिसीमन आयोग, पहला कथन दे रखा है कि संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। तो यह जो कथन दे रखा है यह तो सत्य है। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वह वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, तो यह भी बात सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो बातें हैं वह सत्य हैं। तो यहाँ पर असत्य जो कथन है उसकी पहचान करना, यहाँ पर दोनों असत्य नहीं है, ठीक है, सत्य हैं। तो यहाँ पर केवल और यानी ना तो एक और ना ही दो ही असत्य हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारत की संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल नंबर जो होगा वह 361 होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत की संविधान का अनुच्छेद 361 यह व्यवस्था करता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। प्रश्न संख्या नंबर 81 है कि संविधान के जो आर्टिकल नंबर 24 है इसके अंतर्गत किसी उम्र के
किस उम्र के बालकों के किसी कारखाना, खान या किसी परिसंकटमय नियोजन पर प्रतिबंध है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। तो आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की किसी कारखाना, खान या किसी नियोजन पर जो है वो प्रतिबंध है। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु की यहाँ पर बात की गई है। ध्यान देना है, कॉमन सेंस नहीं लगाना कि 18 वर्ष से कम आयु माइनर है, तो वही सही जवाब होगा। इसलिए पढ़ के जाना जरूर है प्रोविजंस को। क्या है? 14 वर्ष से कम आयु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? भारतीय संसद के द्वारा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भारत का महान्यायवादी, क्योंकि भारत का महान्यायवादी जो अपॉइंट यानी जो इनको नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, इसलिए इनको जो है वो राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत ही हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर संसद का कोई मतलब नहीं है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक देखोगे भारत के राष्ट्रपति हैं, इम्पीचमेंट इनका हो जाता है 61 के तहत। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह महालेखा परीक्षक को भी जो है वो हटाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो संसद से रिलेटेड जाते हैं। ठीक है, जबकि भारत का न्यायवादी सीधे राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको निम्न में से जो है किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? शिक्षण संस्थाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन यानी 15(5) होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 का जो क्लास 5 है यहाँ पर बात की जाती है शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी, एससी और एसटी की जो है आरक्षण की बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 निम्नलिखित में से कौन से एक कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है? पंचायत समिति तो निरीक्षणात्मक कार्य है, सामुदायिक विकास कार्य भी है, प्रदत्त कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे? द करेक्ट आंसर इज बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में भारत के विभिन्न दलों के नेता एवं अध्यक्ष सम्मिलित थे। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के जो सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो बाबू यानी जगजीवन राम बाबू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियां दे रखी हैं और इनका गठन वर्ष जो है वो सबसे बाद में किसका हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 वो 2024 कह रहे हैं 2021 में जो है पूछा जा चुका है, जो 24 अक्टूबर को पेपर हुआ था। वहाँ पर क्या था कि क्रोनोलॉजी जो है वो मिलानी थी। ठीक है, कि ईयर वाइज जो है उसका बताना था कि सबसे पहले सबसे बाद में कौन सी आई थी, तो इस तरह वहाँ मिलाने को आया था। अब यहाँ पर वही पूछा गया है। ठीक है, सबसे गठन जो है सबसे बाद में किसका हुआ है? देखिए, जो बलवंत राय मेहता समिति है वह 1956 की है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अशोक मेहता, तो अशोक मेहता 1977 है। कब है? 1977। जीवीके राव जो समिति है यह 1985 है। कितना? 1985। जबकि जो एलम सिंघवी है ये कब की है? तो एलम सिंघवी जो है वो 1986 की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो गठन आप देखेंगे सबसे बाद में किसका है, तो 86 यानी 86 किसका है? एलम सिंघवी का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जेवीके राव देखेंगे 1885 है, सॉरी 1985। ठीक है, इस तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। वास टेम्पा या लखनऊ शैली मुख्य रूप से जो है वह किसकी जो है प्रमुख शैली है? चित्रकला, नृत्य कला, मूर्तिकला, किसकी? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चित्रकला की प्रमुख शैली है वास टेम्पा या लखनऊ शैली। मुख्य रूप से किसकी? चित्रकला की प्रमुख शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1978 ईस्वी में। कब? 1978। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका,
89 जनगणना 2011 के संदर्भ में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दे रखा है 2001 और 11 यानी डिकेडल में आप देखेंगे तो जो दशकीय जनसंख्या में जो है 18.18 करोड़ की जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पहली बात जो दे रखी है यह सत्य है। वहीं पर भारत में जो है 68.9% जो है जनसंख्या जो है पॉपुलेशन वह ग्रामीण पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो कथन दे रखे हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या 2011 के बारे में आपको असत्य कथन यहाँ पर बताना है। ठीक है, कैसा कथन? असत्य कथन। ठीक है, असत्य कथन की पहचान करना है। पहला दे रखा है कि देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 70.2% वर्ग के नगरों में निवास करता है। तो यहाँ पर जो है यह बात बिल्कुल सही है। और वर्ग 1 की जो सर्वाधिक नगर हैं वह उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, यह बात भी सही है। दोनों के दोनों जो है सत्य हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही जवाब है असत्य पूछा गया है, तो ना तो एक असत्य है ना ही दो, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का जो आरंभ है वह कब किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वर्ष 1976 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 92 नंबर है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं और जो है यहाँ पर अनुसंधान केंद्र है और किस स्थल पर ये हैं। ठीक है, कहाँ है ये आपको बताना है। और यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। यहाँ पर खेती प्रणाली अनुसंधान जो निदेशालय कहाँ पर है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह कानपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? तो यह गाजियाबाद में स्थित है। जबकि जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है यह भुवनेश्वर जो बताया जा रहा है, जो कि गलत है कहाँ पर ये? तो ये है त्रिची। ठीक है, त्रिची जो है आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपको जो इसको पढ़ना है वो तिरुचिरापल्लम है। ठीक है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं है कहाँ पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर आता है और ये तिरुचि, ठीक है, यानी तिरुचिरापल्ली होगा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, साउथ में। तो याद रखना है कहाँ पर है, भुवनेश्वर में नहीं है, और ये है आपका तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आगरा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? परियोजना दे रखी हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, अब राजघाट जो बांध है यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जो है इससे संबंधित राज्य हैं। ठीक है, राजघाट आप जानते हैं बेतवा नदी पर आता है, यूपी स्पेशल में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पर जो केन नहर है इससे लाभान्वित होने वाले जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान नहीं है। ठीक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश ही होगा। ठीक है, केन नहर। गंडक नहर उत्तर प्रदेश एवं बिहार है, तो इसमें सभी के सभी जो है दिए हैं वो सत्य हैं। दूसरा जो है वो थोड़ा गलत है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान नहीं एमपी होगा। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पूंजी खाते में सभी लेन देन केवल वित्तीय अंतरणों से ही संबंधित होते हैं। तो पहला जो कथन दे रखा है कि जो कैपिटल अकाउंट है इनमें क्या है, सभी जो लेन देन है केवल और केवल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हीं से ही ये जो है संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो कथन दिया है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कि ऑल द ट्रांजैक्शन इन द कैपिटल अकाउंट आर रिलेटेड विद द फाइनेंशियल ट्रांसफर, सो इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं
अगला दे रखा है कारण है कि इन मदों का जो अर्थव्यवस्था की आय, उत्पादन व रोजगार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो कैपिटल अकाउंट से जो है इसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो कारण बताया जा रहा है ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, ठीक है। केवल ए सही है, परंतु जो आर दे रखा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला 96 है कि बैक ग्राउंड रेडिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बैक ग्राउंड रेडिएशन जो है यह हर समय जो है हर स्थान पर क्या है मौजूद रहता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। और यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों जो है स्रोतों से उत्पन्न होता है, ठीक है, बैकग्राउंड रेडिएशन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा किसानों की शाख। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस बंदरगाह पर पुनः निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्री पोर्ट। नेक्स्ट है कि हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फेमा। 100 नंबर है कि कथन दे रखे हैं और कारण दे रखे हैं, सही उत्तर आपको बताना है। वर्तमान समय में आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। कारण बताया जा रहा है कि आर्थिक विकास का संबंध लोगों के कल्याण से है, इसलिए वर्तमान समय में जो आर्थिक समृद्धि है उसको आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर जो कथन दिया है कारण दोनों तो सही हैं, लेकिन कथन की जो व्याख्या है कारण ये सही बता नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 101 है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर मानव स्वास्थ्य के लिए आपेक्षिक आर्द्रता का अनुकूलतम जो मान है वह निम्नलिखित में से कितना होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा 60 से 65%। मांग जनित मुद्रा स्फीति होती है कब। यहाँ पर सही जवाब होगा जब मुद्रा प्रसार में वृद्धि तथा वस्तु का उत्पादन जो है वो स्थिर रहे तब मांग जनित मुद्रा स्फीति होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो भुगतान जो संतुलन है दृश्य अदृश्य एवं ऋण मदें होती हैं। चालू खाता में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात है। पूंजी खाता के अंतर्गत वैश्विक निवेश एवं ऋण के लेन देन का जो है प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, कि सभी के सभी जो है सही सुमेलित हैं और इसमें से कोई भी नहीं है जो कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा कि सभी युग्म सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि सीमांत अस्थायी सुविधा दर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है इसके संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। पहला दे रखा है कि आरबीआई ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2011 से एमएसएफ, ठीक है, यानी जो मार्जिनल फैसिलिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी सीमांत अस्थायी सुविधा दर है इसकी घोषणा की है कब। वित्तीय वर्ष 2011 में। किसने? आरबीआई ने। दूसरा कथन दिया है कि सीमांत अस्थायी जो सुविधा दर है वह रेपो रेट से 1% कम होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पहला जो दिया है यह बिल्कुल सत्य है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है इसको फाइनेंशियल ईयर 2011 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। और दूसरा जो कथन दिया है वो ये कहा जा रहा है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वह रेपो रेट से, ठीक है, रेपो रेट से क्या है 1% कम होता है। तो ये बात गलत है क्योंकि जो रेपो रेट है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है वो
1% ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। किससे? रेपो रेट से। तो ये दूसरा गलत होगा, केवल और केवल ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला ही जो है वो सही है। 105 नंबर है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रारंभ जून 2020 में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हुआ था। सही है ये। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट कार्ड सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो कथन है वह सत्य हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अग्रलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा प्रोत्साहन को लक्षित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी महिला सामाख्या कार्यक्रम। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक घटना के साथ उपमुख्य संकट शब्द जो है प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्थिक मंदी। और आर्थिक जो मंदी है वह निरंतर जारी अचल संपत्ति एवं वित्तीय संकट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो है आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्रम कौन सा होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। 109 निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौलिक उपायों में सम्मिलित हैं? यहाँ पर सही जवाब होगा रेपो दर में वृद्धि और साथ ही साथ बैंक दर में वृद्धि। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। जबकि जो आपका आयात में वृद्धि है, साथ ही साथ जो करारोपण में वृद्धि, ठीक है, तो यानी टैक्स में अगर जब भी वृद्धि होती है या आयात में जो वृद्धि की बात की जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है इससे किया जाता है, इंक्रीज इन द इम्पोर्ट और इंक्रीज इन टैक्सेशन। ठीक है, फिजिकल मेजर है ये, दैट इज राजकोषीय उपाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 110 इकोटोन। ठीक है, इन्वायरमेंट। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? सही जवाब होगा आपका एज प्रजातियां। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसों का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। संस्थाएं दे रखी हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं और यहाँ पर सही सुमेलित जो है उसी को बताना है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है यानी IUCN का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? मार्गस में है, बिल्कुल सत्य है। विश्व वन्य जीव कोष का ग्लैंड में और UNEP का जो है वो नैरोबी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 113 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर सही जवाब होगा राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन इसमें सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना है कि जो जलवायु परिवर्तन भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित जो राष्ट्रीय 8 मिशन हैं, कितने 8 मिशन? पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन और दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन और तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा है राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र परिपथ मिशन और छठा नंबर है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, सातवां जो नंबर है वो है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, आठवां नंबर जो है वो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन है। तीन 8 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है, इसकी जो कॉन्सेप्ट अवधारणा है
इसके विकास का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? सही जवाब होगा विलियम ई रीस को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। इसका जो मुख्यालय है कोच्चि केरल में है और इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। दोनों के दोनों जो कथन है वह सत्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का है। 4 और 5 के बीच 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की जो सुइयां हैं कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? जैसा कि आप जानते हैं कोई भी जो सुई एक दूसरे के विपरीत कब होगी? जब जो है वो मान लीजिए मिनट वाली सुई है और घंटे वाली, ठीक है। तो 4 बजे है और 5 बजे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक दूसरे की जब विपरीत होंगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो फार्मूला आप याद रखिए कि जो मिनट का फार्मूला होता है 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मिनट याद रखना 2/11 कर लेना, गुणे आवर्स गुणे 30 माइनस कितना, प्लस माइनस इसको रखना, ठीक है, 180 डिग्री। जब ये वाला आपका ज़्यादा होगा तो यहाँ पर माइनस कर देना है आपको। जब ये वाला पोर्शन आपका कम होगा तो आपको प्लस ही रखना है। अब यहाँ पर 2/11 कीजिए, गुणे आवर्स कितना है 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो 4 और 5 के बीच मतलब समझ रहे हो कि 4 है और 5 के बीच में आपको निकालना है। तो यहाँ पर अगर 10 सीधे जो होगा सुई 4 बजे होगा, 4:50, भाई 4 बजे है, फिर 50 मिनट आगे बढ़ेगी सुई, ठीक है। तभी तो इनका कोण बनेगा 180 डिग्री, तभी तो एक दूसरे के विपरीत होंगी सुइयाँ। तो 4 बजे यहाँ पर ले लो, हावर्स में कितना 4 बजकर, फिर 30 से इसको गुणा कर दो। यहाँ पर 4 3 12 यानी 120 ही होगा, इसलिए यहाँ पर आपको प्लस लेना है। 180 से ज़्यादा होता तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको क्या है प्लस करना है, प्लस 180 कितना हो जाएगा 2/11 गुणे 4 3 12 120 प्लस 180 यानी 300, ठीक है। अब 300 यानी कि हो गया तुम्हारा 600/11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 54 सही 6/11 क्या मिनट। अब ये 4 बजकर था ही, तो 4 बजकर कितने मिनट पर जो है एक दूसरे की विपरीत होंगी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे समझिए आप 12 है, 6 है, 3 है और 4, 3 और 9, ठीक है। 1 2 4 5 7 8 9 10, 4 और 5 के बीच पूछा जा रहा था। तो 4 बजे मान लीजिए ये है, ठीक है, 4 बजे है। एक दूसरे के विपरीत कब होंगे भाई? जब ये घड़ी जो है अगर पीछे आएगी तो पीछे आएगी तो फिर तब तो 3:50 होगा, 4 बजेगा ही नहीं, लेकिन इसको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 बजे को जब 50 मिनट होगा तो घड़ियाँ एक दूसरे की क्या है बिल्कुल सीध में होंगी, विपरीत में, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 180 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये 4 बजे से लेकर यहाँ से अगर 4 बजे हैं, 4 बजे से स्टार्ट करोगे, अगर 4:50 आओगे तो 50 मिनट लगेगा समय, समझ रहे हो, 50 मिनट। तो 50 मिनट ये समय लग जाएगा, ठीक है, यानी 4:50 पे एक दूसरे के विपरीत होंगे। लेकिन यहाँ पर जो घंटे वाली सुई होती है ना, ये भी तो घूमेगी थोड़ा, 50 मिनट मतलब लगभग जो है घूम कर आएगी, 5 के आसपास पहुँचने वाली होगी। तो ये जो घूमेगी इसको बैलेंस करने के लिए आप 12/11 से गुणा करते हो। 12/11 से गुणा करने का मतलब है, तो इसको आप ऑलरेडी देखोगे तो 600/11 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये समझने के लिए, बाकी वो फार्मूला है उसको कि आप याद रखना, उसी से लगा लेना, ठीक है, कि 2/11 इंटू हावर्स इंटू 30 प्लस माइनस एंगल होगा जितना, ठीक है, उस तरह आप मिनट निकाल लोगे। बाकी ये समझाने के लिए था, ठीक है। बाकी आप देखेंगे विपरीत कब होंगी कोई भी घड़ियाँ एक दूसरे के, कितनी बार होती हैं 12 घंटे में, ठीक है। 2 3 4 5, देखिए एक बार मान लीजिए यहाँ पर हो जाएंगी, 6 बजे है, ठीक है, फिर 7 बजे होंगी, फिर 8 यानी 8:50 पर, फिर आप देखेंगे 9:15 बजे होंगी, फिर इस तरह बनती जाएंगी, ठीक है। फिर होंगी आपकी 5:50 यानी 4:50 हो जाएगा, फिर 5 बजने में जब 5 मिनट बाकी होगा तब विपरीत होंगी। तो अगर आप काउंट करेंगे टोटल तो 1 हो गया, फिर 2
3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 बार जो है होती हैं एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि 11, फिर अगर 12 पे जाओगे आप तो ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है, ठीक है। तो 12 घंटे में जो एक दूसरे की विपरीत होती हैं वो 11 बार होती हैं। 12 घंटे में 11 बार, तो एक बार जो है कितने घंटे में, 12/11, इसलिए 50 मिनट को जो है 12/11 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इन सब के पचड़े में नहीं पढ़ना, आपको फार्मूला लगा देना है 2/11 हावर्स इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, ठीक है, 180 डिग्री। जो मिनट आएगा प्लस 4 बची और 5 बीच की भी पूछा जा रहा है तो 4 बजकर इतना मिनट हो जाएगा। इतना लगा लेना है आपको, ज़्यादा मचड़े में नहीं पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी महीने का प्रथम दिन जो है वो बृहस्पतिवार है तो 16 तारीख से 5वां दिन जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अगर किसी महीने का पहला दिन क्या है, बृहस्पतिवार है, तो इसमें अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को भी क्या है, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। फिर अगर इसमें आप 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 तारीख को भी तो बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। इसके बाद ये 16 तारीख से 5वां दिन लेना है आपको, तो 16 और कर लो, 16 ले लो, तो 16 को क्या हो जाएगा, जब 15 को बृहस्पतिवार है तो 16 को शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे 5वां दिन, ठीक है, यानी 17 दूसरा हो गया, फिर 18 19 और 20, तो दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां। अब 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, अब शुक्रवार जब 16 को है तो शनिवार, रविवार, मंगलवार, और मतलब सोमवार, उसके बाद मंगलवार। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मंगलवार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FILO का कोड जो है वो BCDE है, क्या है, BCDE, ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में XURO का कोड क्या होगा। अब आप देखिए, जो क्या है, F है ILO, ठीक है, इसको जो लिखा गया है वो लिखा गया है ABCDE, ये तो क्रम में है लेकिन ये क्रम में है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अगर आपको इसको देखेंगे तो ये दूसरा अक्षर है, लेटर में यह तीसरा है, और यह चौथा है, और यह 5वां लेटर है, ठीक है। ABCD लेटर में देखेंगे, काउंट करेंगे। यफ की अगर आप बात करेंगे तो यफ जो है छठा लेटर हो जाता है, ठीक है। ABCDEFGHI 9 हो जाएगा ये। यल जो आप देखेंगे तो ये 12वां नंबर होगा, और ओ की इजोटी यानी ये 15वां होगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि यफ को जो है बी जो लिखा जा रहा है ये दूसरा आ रहा है, यानी 3 से यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है, 3 से क्या है, डिवाइड ही तो किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तब 2 आ जाएगा। 9 है, 9 को तीसरा लाट लाने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 3 से हर जगह डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। डी को भी 12वां जो था, यानी यल को अगर डी लिखा जा रहा है तो यानी प्लस और डिवाइड बाई अगर 3 करोगे तो 4 आएगा। इसी तरह आप देख सकेंगे 3 से डिवाइड किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख लो, यक्स जो लेटर है वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा 24वां लेटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, और ये 24वां है, और जो यू लेटर होगा क्या होगा, इजो टी, यस टी यू यानी 26वां लेटर होगा ये, ठीक है। ये 26वां लेटर है। और आर देखेंगे तो ये 18वां होता है, और ओ जो है ये होगा आपका इजो टी, ये 20वां लेटर होगा। अब इन तभी को आप 3 से डिवाइड, इसको भी कर दो, इसको भी 3 से कर दो, इसको भी 3 से, ठीक है, इसको भी 3 से आप डिवाइड करो। 3 से डिवाइड, कुछ गलत किया क्या, अच्छा है, लिख लो इजो टी, ठीक है। तो ये 5वां होता है या 10वां लेटर होता है, 5 10 15, ये 15, तो ओ जो 15वां होगा, ठीक है, इसलिए तो डिवाइड नहीं होगा। ओ जो लेटर है वो 15वां लेटर है, ठीक है। और यू जो लेटर बनेगा, PQRSTMNOP, ओ है, टी है, टी जो लेटर है वो 20वां है, तो यू जो होगा 21वां होगा, ठीक है, सॉरी 21वां होगा ये पर, ठीक है। इसकी फिर से देख लो, ठीक है। तो यक्स जो नंबर है कौन सा लेटर है, ये होगा 24वां, ये 21वां होगा,
और ये जो 18वां लीटर है ये 21, ये जो है होगा 15वां। ठीक है, अब इनको 3 से डिवाइड आप कर दो फटाफट, जिस तरह इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तभी तो आया है। यहाँ पर 3 से करो, यहाँ पर 3 से करो, यहाँ पर 3 से करो, तो आप लीटर निकालना है। ये 8वां लीटर आएगा, फिर 7वां लीटर होगा, फिर 6ठा लीटर होगा, फिर 5वां, 5 6 7। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आप देखे थे कि 2 3 4, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 5 6 7 8। ठीक है, तो 5वां लीटर क्या होता है, ई होता है, एफ हो जाएगा, ई एफ जी एच। तो ई एफ जी एच किस में दिख रहा है, ई एफ जी एच, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। ठीक है, इस तरह निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है डायरेक्शन का। यदि आप उत्तर को चलते हैं, चलिए चलते हैं, उत्तर को चलते हैं। ठीक है, उत्तर को चलते हैं, यहाँ से चले, उत्तर को चलते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं। चलो दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़ते हैं, फिर जस्ट यहाँ पर बताया दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं मुड़, दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ जाते हैं। चलो दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं। चलो भाई उत्तर चलते हैं, उत्तर चलते हैं लिखा है, उत्तर चलते हैं फिर दाएं मुड़ते हैं। चलो दाएं मुड़ गया, और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ गया। अब दाएं मुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर बाएं चलते हैं। अच्छा, फिर बाएं मुड़ लिया। ये बताइए कि आप किस दिशा में हैं, यानी किस दिशा में जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा दिशा हो जाएगा आपका, पूरब। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। देखिए जो कह रहा है उसको आप पकड़ लो सबसे पहले। ठीक है, तो गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, कौन बोल रहा है यहाँ पर, गोपाल। गोपाल को आप पकड़ो, जो बोल रहा है उसको आप पकड़ लो। ठीक है, कौन है, गोपाल। तो गोपाल क्या बोल रहे हैं, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए, जो गोपाल जो बोला, जो बोल रहा, जो कह रहा, उसी को आप पकड़ो सबसे पहले। ठीक है, कह रहे हैं गोपाल, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का, मेरे पिता का, तो गोपाल के पिता हो जाएंगे। जो इसका पिता है किसका, गोविंद का, गोविंद का जो पिता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अगर इनके पिता का इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब गोपाल ही तो होंगे, गोपाल ही इकलौते पुत्र होंगे, इकलौते पुत्र गोपाल ही तो खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र यानी गोपाल होगा। तो जो गोपाल है, जो पिता का इकलौता पुत्र है, वो किसका पिता है भाई, पिता का इकलौता पुत्र यानी गोपाल। तो गोपाल जो है वो किसका पिता है, गोविंद का। ठीक है, यही तो कहाँ जा रहा है यहाँ पर, गोपाल ने गोविंद की इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता यानी किसका, गोविंद का पिता, गोविंद का जो पिता है वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र का मतलब मैं खुद ही हो गया, और ये गोविंद क्या है, गोविंद के ही तो पिता हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब क्या होगा, गोपाल का गोविंद से रिलेशन क्या है। ठीक है, तो गोपाल से यानी गोविंद के जो गोपाल है वो क्या लगते हैं, पिता ही तो लगेंगे। ठीक है, इस तरह लगा लेना है आपको। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिता हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग है, रीजनिंग के यहाँ पर देना है तो 4 × 6। ठीक है, 4 × 2, 4 दूना 8, 6 14 7 22 21 होगा। तो ये भी कुछ नहीं बन रहा है, इसी तरह आपको सोचना वहाँ पर। ठीक है, 4 2 6 6 12 7 19, कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, 3 3 6 6 7 6 13 4 17, ये भी नहीं कुछ। ठीक है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। यहाँ पर क्या सोचना आपको, फिर उसके बाद आप सोच लो, अगर आप 4 × 6 करते हो, 4 × 24 होता है, और 2 × अगर 7 करते हो तो 14 हो जाता है, और 24 - 14 = 10 होगा। तो ये कुछ बन रहा है। ठीक है, तो 3 सते 21 और 3 चौक 12, 12 9 21,
ये हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पर कर लेना है। 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 20 होगा, और 5 गुणे 10 -10 कितना होगा 10। यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है, जितनी जल्दी आप कर लेंगे, एक बार पकड़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठें तो 3 के अंकों को कितनी बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 से 100 तक लिखना है आपको, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर 10 से शुरू करेंगे, फिर 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 हो जाएगा आपका एक, ठीक है। इसके बाद 13 के बाद 23, फिर जो है आपका 30 शुरू होगा, फिर 31 32 33 34 35 है, 36 37 38 39, ठीक है। उसके बाद 39 के बाद आप क्या करेंगे, 43 लिखेंगे, 53 63 73 83 और 93। इनको आप काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 19 हो गया टोटल। तो 19 जो है 19 बार लिखा गया है 3 को। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है 3 अंकों कितनी बार, ठीक है। तो एक डबल भी है यहाँ पर, तो 19 प्लस एक यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। तो टोटल कितना बार है, 20 बार जो है लिखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का है। ABCDEF एक वृत्त में खड़े हैं, किस प्रकार खड़े हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। एक वृत्त ले लेते हैं। बी जो है F और C के बीच खड़ा है, बी जो है वो F और C के बीच में है, ठीक है। अब आपको F इधर लिखें या F इधर लिखें, अब यहाँ पर आपको सोचना है, ठीक है। तो बी तो हो गए, F और C के बीच खड़े हैं। जो E है वो E तथा D के बीच खड़े हैं, और जो F हैं, F जो है वो D के बाईं ओर हैं, ठीक है। अगर हम F को इधर ले लेते हैं तो F जो है D के बाईं ओर है, तो D आपकी जो है यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सब सेंटर की ओर करके खड़े हैं, तो F के जो है बाईं ओर कौन होगा, यहाँ पर D होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो F अगर इधर है तो यहाँ पर F तथा C के बीच खड़ा था B, तो C इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या है, A जो है E और D के बीच खड़ा है। A जो है वो E तथा D के बीच खड़े हैं। A जो है E तथा D के बीच में, तो यहाँ पर D है ही है, A को यहाँ पर ले लो, ठीक है। और जो A हैं वो E और D के, तो E इधर आ जाएगा, तो A और D के बीच में A हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह अरेंजमेंट हो गया आपका पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि A तथा F के बीच में, तो ये A हैं और F कौन है, ये हैं। इनके बीच में कौन खड़ा है, तो इनके बीच में जो है ये D हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, D, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा बोला जा रहा है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में आप बाईं ओर से तो काउंट करते हैं ABCD, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है। चलो लिख लेते हैं ABCD EF GHI JKL MNOP QRSTUVWXYZ, ठीक है। अब आप काउंट कीजिए। आपकी दाईं ओर से, यानी आपको उल्टा चलना है, दाईं ओर से 11वें, तो 1 2 1 हो गया, 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी पी लेटर होगा। ठीक है, ये 11वां होगा, उल्टा चलेंगे तो आपको। ठीक है, 11वां। अब आगे पूछा जा रहा है कि जो 11वां अक्षर है इसके दाईं ओर, ठीक है, यानी ये 11वां अक्षर है, इसका जो दायां साइड होगा कौन सा होगा, ये भाई राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके दाईं ओर 5 अक्षर चलना है, 5वां अक्षर। तो इसके दाईं ओर अगर आप चलेंगे तो आर के यानी पी के बाद जो है वो क्या होगा, क्यू। क्यू ये दूसरा हो जाएगा, आर जो है तीसरा होगा, चौथा एस होगा, और टी जो है वो 5वां होगा, या 5वां लेटर हो जाएगा। ठीक है, 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए पढ़ना ध्यान से है, 11वें अक्षर के दाईं ओर। ठीक है, 11वें अक्षर के दाईं ओर, तो 11वां अक्षर हो गया। इस फिर दाईं ओर 5वां अक्षर, इसके दाईं ओर जो होंगे लेटर पहला एक होगा, इसके दाईं ओर जो पहला बनेगा क्यू होगा, 2 3 4, 5वां जो होगा वो यू होगा। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह काउंट करना है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यू होगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर क्या करना है आपको, सीरीज दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन लोगों का यहाँ पर देख लो डिफरेंस कितना है। यहाँ पर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 350 का डिफरेंस है। कितने का, 350 का। अब इन दोनों के बीच अगर देखोगे, यहाँ पर तो आपको निकालना ही है, इन दोनों के बीच अगर देखोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1300 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है, ऐसी चीज़ों को आप विकल्प देख लिया करो, विकल्प कोई उठा के यहाँ पर देख लो एक। अगर हम यहाँ पर 1000 कितना लिखें, 56। ठीक है, एक ऑप्शन ले लें। ठीक है, एक अगर 56 मान ले यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच यानी 506 और 1056 के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, कितना डिफरेंस है, 5 5 10। ठीक है, 550 का है। ठीक है, 550 का है, और 1056 और 1806 का जो बीच का डिफरेंस वो कितना है, 750 का है। ठीक है, तो यानी 350, फिर 550, फिर 750, यानी 200 का यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो जो नीचे की सीरीज बन रही इस तरह आपको लगाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई जो है सही सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन ई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 156 में अगर आप जोड़ोगे 350, तो ये हो जाएगा 506। 506 में आप फिर 750 जोड़ दो, यानी 550, 200 बढ़ाते चलो, तो आपका आ जाएगा 1000 कितना, 56। अब 1056 में आपने 550 जोड़ा, 550 फिर 200 करो, यानी 750 जोड़ दो, तो 750 जोड़ोगे तो 1806 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है ये सही जवाब होगा। ठीक है, इस तरह जो है आपको ऑप्शन से भी चूज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपने कॉमन सेंस से वहाँ पर लगाना होगा दोस्तों। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। अब प्रश्न संख्या नंबर 126 है, जो कि अब आपको यहाँ पर करंट अफेयर से जो 15-16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं वीपीसीएस आरओ में आप देखेंगे प्रीवियस में तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं करंट अफेयर से, लेकिन अब जो आने वाले पेपर इसमें करंट अफेयर्स का थोड़ा और बढ़ेगा, मान के चलिए आप 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। भारत के किस संस्थान द्वारा हाल ही में कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया गया है? यहाँ पर सही जवाब होगा आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन ए। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले फुटबॉलरों की सूची में शीर्ष स्थान दिया है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय तीरंदाज को हाल ही में विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति में चुना गया है? ऑप्शन ए अभिषेक वर्मा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने
और 300 विकेट लेने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है। सही जवाब होगा कीरोन पोलार्ड, ऑप्शन बी। कहाँ के हैं ये? नेक्स्ट है कि हाल ही में जुड़मा वाइन राइस को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? जुड़मा वाइन राइस कौन सा चावल है? जुड़मा वाइन। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा असम, ऑप्शन ए। सैंड्रा मेसन को हाल ही में किस देश की प्रथम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये हैं बारबाडोस, ऑप्शन ए। अक्टूबर 2021 में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है? युद्धाभ्यास 2021। इनके संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इसका आयोजन भारत एवं रूस के मध्य होता है। तो युद्धाभ्यास भारत एवं रूस, यहाँ पर रूस नहीं होगा, क्या होना था? यूएसए। तो पहला हो गया गलत, ठीक है। तो युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के मध्य होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है, इसका आयोजन अलास्का यानी यूएसए में किया जाता गया है, ठीक है। तो अलास्का यूएसए में किया गया है। तो ये कथन जो दूसरा दिया है बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? यहाँ पर इनका नाम है अमित रस्तोगी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस के रूप में आप यानी इसके संबंध में यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। पहला दिया है कि यह प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विश्व खाद्य संगठन का जो मुख्यालय है वह रोम, इटली में है। तो यह भी सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में देश के किस शहर में रोपवे के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन संचालित करने की घोषणा की गई है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। हाल ही में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है और वह किस देश के निवासी हैं? कौन? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। सही जवाब यहाँ पर होगा, ये है तंजानिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 137 तायांगोंग नाम से अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, चाइना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर हिंसा की जांच हेतु एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है? इनका नाम है प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन ए। 139 है कि नीति आयोग द्वारा जारी RMI, ठीक है, एवं RMI इंडिया के साथ मिलकर हाल ही में शून्य अभियान, कौन सा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा शून्य प्रदूषण वाली आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देना। अंतिम प्रश्न है और इसको करने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस एक को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ टेस्ट नंबर जो जीएस का 7 है वह कंप्लीट होता है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।